अमृत गांव की धूल भरी पगडंडियों पर, जहां सूरज की किरणें मटमैले खपरेल पर नाचती थी और नीम की पत्तियों से छनकर आती हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू घुल जाती थी, वहां रहता था आरव। उसकी आंखें उन तारों सी गहरी थीं जो गांव की रातों में बिना किसी मिलावट के चमकते थे। आरव का जीवन अपनी पत्नी मीरा के इर्द गिर्द बुना हुआ था। मीरा, जिसकी हंसी सुबह की पहली किरण सी निर्मल थी और जिसके हाथों का स्पर्श किसी माँ की ममता सा शांत करता था। उनकी शादी को कुछ वर्ष हुए थे और उनका छोटा सा घर प्यार और सादगी से भरा था। मीरा के लिए आरव ही उसका संसार था, उसके सपने, उसकी उम्मीदें। आरव को गांव से बाहर निकलकर शहर में काम ढूंढना पड़ा था। अमूल्यपुर के बड़े शहर में, जहां मीलों तक गगनचुंबी इमारतें खड़ी थीं और रातें भी दिन से ज्यादा चमकदार होती थीं, उसने मीरा से वादा किया था कि वह जल्द ही लौटेगा और उनके लिए एक बेहतर भविष्य बनाएगा और उनके लिए एक बेहतर भविष्य बनाएगा। मीरा ने उसकी पगड़ी पर अपने आंसुओं की बूंदें गिराई थी और आरव ने भारी मन से अमूल्यपुर की ओर कदम बढ़ाए थे। अमूल्यपुर गांव की शांति से कोसों दूर, शोरगुल और भागदौड़ का शहर था। यहाँ हर कोई अपने काम में मग्न था और अकेलापन आरव को अंदर ही अंदर खाने लगा। एक दिन एक कॉफी शॉप में उसकी नज़र सिया पर पड़ी। वह सिया, जो अमूल्यपुर की चकाचौंध में पली बड़ी थी, उसकी बातें आधुनिक थीं, उसकी सोच स्वतंत्र थी और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो आरव को अपनी ओर खींच रही थी। आरव ने अपनी गांव की जिंदगी के बारे में कोई बात नहीं की। उसने एक नई पहचान गढ़ ली थी, एक ऐसा व्यक्ति जो अकेला था, महत्वाकांक्षी था और जिसे प्यार की तलाश थी। सिया के साथ उसकी बातचीत दोस्ती में बदली, फिर एक गहरे रिश्ते में। आरव को पता था कि वह एक दलदल में फंस रहा है, पर सिया का साथ उसे सुकून देता था, एक ऐसा सुकून जो उसे अमूल्यपुर के अकेलेपन से बचाता था। कुछ ही महीनों में सिया और आरव ने मिलकर एक नया घर बसा लिया, अमूल्यपुर के एक शांत कोने में। उनके लिए यह एक नया जीवन था, एक नई शुरुआत। आरव ने सिया से शादी का वादा किया और एक दिन उन्होंने एक मंदिर में सादे तरीके से एक दूसरे का हाथ थामा। यह एक कानूनी शादी नहीं थी, पर उनके लिए यह उतना ही पवित्र था। सिया ने अपने परिवार को बताया कि उसने प्यार की शादी की है और उन्होंने भी इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया। आरव अब दो जिंदगियां जी रहा था, एक अमूल्यपुर में सिया के साथ, जहां वह एक आधुनिक प्रगतिशील पति था, और दूसरी अमृत गांव में मीरा के साथ, जहां वह एक सरल ग्रामीण बेटा और पति था। उसका हृदय अपराधबोध और प्रेम के बीच झूलता रहता था। वह मीरा को याद करता था, उसके लिए उसका प्यार सच्चा था, पर सिया की मौजूदगी भी उसके जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा बन चुकी थी। कुछ समय बाद सिया ने आरव को एक और खबर दी। वह गर्भवती थी। आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। एक बच्चा! यह तो उसकी छिपी हुई दुनिया को हमेशा के लिए बदल देगा। पहले तो उसे डर लगा, बहुत डर लगा, पर जब उसने सिया की आंखों में मां बनने की खुशी देखी, तो उसके अंदर का पिता जाग उठा। उसने सिया का साथ दिया और कुछ महीनों बाद उनके घर में एक नन्ही परी ने जन्म लिया। उन्होंने उसका नाम निशा रखा, जिसका अर्थ होता है रात। आरव को लगता था कि निशा का जन्म उसके जीवन में एक ऐसी काली रात ले आया है जिससे वह कभी बाहर नहीं निकल पाएगा, जिससे वह कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। निशा के आने से उसकी जिम्मेदारियां दोगुनी हो गई थीं। उसे अक्सर अमृतगांव जाना पड़ता था, मीरा को यह दिखाने के लिए कि वह अपनी जड़ों से जुड़ा है। अमूल्यपुर में सिया को खुश रखना होता था, उसे अपने काम के बहाने बताता था। जब वह गांव जाता था, उसकी रातों की नींद उड़ गई थी। एक झूठ से दूसरा झूठ पैदा होता था और वह खुद को एक ऐसे मकड़जाल में फंसा हुआ महसूस करता था जिससे निकलना नामुमकिन सा लगता था, जिससे निकलना नामुमकिन सा लगता था। मीरा ने आरव के स्वभाव में बदलाव महसूस किया था। वह अब पहले की तरह बातूनी नहीं रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी रहती थी। कभी कभी वह उससे फोन करता और उसकी आवाज में हड़बड़ाहट होती थी। मीरा उसे अमूल्यपुर आकर मिलने के लिए कहती, पर आरव हमेशा कोई न कोई बहाना बना देता। एक बार आरव ने गलती से अपनी कमीज में निशा की एक छोटी सी तस्वीर छोड़ दी थी।
मीरा ने जब उसकी धोबी को देने वाली कपड़ों की गठरी खोली तो वह तस्वीर नीचे गिर गई। तस्वीर में आरव एक छोटी बच्ची के साथ हंसता हुआ खड़ा था और बच्ची का चेहरा कुछ कुछ आरव से मिलता जुलता था। मीरा के हाथ कांप गए। यह बच्ची कौन थी? यह तस्वीर अमूल्यपुर की किसी फैंसी जगह की लग रही थी। मीरा ने तस्वीर को सहेज कर रख लिया, पर उसके मन में संदेह का बीज बोया जा चुका था। सिया भी आरव के बर्ताव से थोड़ी परेशान थी। वह अक्सर रात को फोन पर किसी से धीमी आवाज में बात करता था। जब सिया पूछती तो वह कहता कि यह काम से जुड़ी कोई बात है। एक दिन जब आरव सो रहा था, सिया के हाथ से उसका फोन नीचे गिर गया और लॉक खुल गया। उसमें एक संदेश था, जल्दी आना, मीरा इंतजार कर रही है। सिया का दिल बैठ गया। मीरा कौन थी और वह आरव का इंतजार क्यों कर रही थी? सिया को कुछ समझ नहीं आया। उसने धीरे से आरव के बैग की तलाशी ली और उसे वहां एक गांव का पता लिखा हुआ एक पुराना पत्र मिला। पत्र मीरा का था, जिसमें उसने आरव को जल्द लौटने को कहा था। सिया का संसार एक पल में टूट गया। उसे लगा जैसे किसी ने उसके सिर पर हथौड़ा मार दिया हो। उसने निशा के सोते हुए चेहरे को देखा और उसकी आंखों से आंसू बह निकले। अगले दिन मीरा अमूल्यपुर पहुंच गई। उसने अपने एक दूर के रिश्तेदार का सहारा लिया था, जो अमूल्यपुर में रहते थे। उस तस्वीर को अपने पास रखकर वह आरव के दफ्तर पहुंची। आरव उसे देखकर चौंक गया। मीरा, तुम यहाँ? उसने कहा। मीरा की आंखों में सवाल था और उसके हाथों में वही तस्वीर। यह कौन है आरव? उसने धीमी पर कांपती हुई आवाज में पूछा। आरव के पास कोई जवाब नहीं था। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। ठीक उसी पल सिया भी आरव के दफ्तर पहुंच गई। वह कुछ दिन से चुपचाप आरव पर नजर रख रही थी। उसने सोचा था कि वह आरव से अकेली में बात करेगी, पर अब यहाँ मीरा खड़ी थी। सिया की आंखों में गुस्सा और धोखा था। आप कौन हैं? सिया ने मीरा से पूछा, जिसकी आवाज में तीखापन था। समीरा ने सिया को देखा। एक पल के लिए उसे लगा कि उसने इस चेहरे को कहीं देखा है, पर वह पहचान नहीं पाई। आरव ने कुछ बोलने की कोशिश की, पर उसके गले से आवाज नहीं निकल रही थी। सिया ने सिया की ओर इशारा किया। यह कौन है आरव? फिर सिया ने निशा की तस्वीर मीरा को दिखाते हुए कहा। और यह बच्ची कौन है? और आप कौन हैं? मीरा ने सिया के हाथों में अपनी बेटी की तस्वीर देखी और उसका दिमाग घूमने लगा। उसे याद आया कि जब आरव छुट्टी पर गांव आता था तो उसकी फोन पर किसी छोटी बच्ची से बात करने की आवाज आती थी। अचानक सिया ने एक और तस्वीर निकाली, एक शादी की तस्वीर, जिसमें आरव और सिया एक साथ खड़े थे, एक मंदिर में। मीरा की दुनिया बिखर गई। उसका विश्वास, उसका प्यार, सब कुछ एक पल में चकनाचूर हो गया। आरव अपने दोनों संसारों के बीच खड़ा था, पूरी तरह से बेनकाब। उसकी आंखों में पछतावा था, डर था और एक अजीब सी खालीपन। मीरा के आंसुओं की धारा बहने लगी। तुमने यह क्या किया आरव? हमारा प्यार, हमारा रिश्ता, क्या सब झूठ था? सिया की आंखों से भी आंसू बह रहे थे। तुमने मुझे धोखा दिया आरव। तुमने एक बच्चे की जिंदगी को बर्बाद किया। निशा की मासूमियत उनके सामने एक सवाल बनकर खड़ी थी। आरव ने घुटनों के बल बैठकर दोनों से माफी मांगी, पर उसके शब्द हवा में खो गए। अगले कुछ दिन अमूल्यपुर में तूफान सा आ गया। सिया ने आरव से सारे रिश्ते तोड़ लिए और निशा को लेकर अपने माता पिता के घर चली गई। मीरा, जिसका दिल टुकड़ों में बन चुका था, अपने गांव अमृत गांव लौट गई। उसने आरव के लिए अपने दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर लिए थे। आरव अकेला रह गया। उसके पास अब ना मीरा का प्यार था, न सिया का साथ और न निशा का मासूम चेहरा। उसने अपनी सारी जिंदगी एक ऐसे झूठ पर बना दी थी जो एक दिन ढहना ही था। अमूल्यपुर की ऊंची इमारतों के बीच आरव अकेला खड़ा था और उसकी आंखें उन धूल भरी पगडंडियों को याद कर रही थीं, जहां उसका सच्चा जीवन मीरा के साथ शुरू हुआ था। पर अब सब कुछ खत्म हो चुका था। केवल पछतावा और खालीपन ही बचा था।